हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे की बात स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के हम ऑलमोस्ट एंडिंग पे पहुंच चुके हैं बेटा। बीच में थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट हो गया था, जहां पे हमने वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस की बात की थी। और लास्ट लेक्चर में यानी कल की क्लास में हमने कुछ बातें की थी कि क्या क्या फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस रह गए थे। मींस कोई भी प्रोसेस जो है किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे जितनी नेचुरल प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, रिवर्स नहीं होती है। या हीट का फ्लो सिर्फ हाई से लो की तरफ होता है, रिवर्स नहीं होता, नेचुरली रिवर्स नहीं होता। ये सारी बातों को फर्स्ट लॉ नहीं समझा पाया था, तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन किया था जिन्होंने अपने अपने तरीके से किसी प्रोसेस या रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन किया था। दो कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी और कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। उसी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को आगे बढ़ाया था बेटा हमने। फिर हमने एंट्रोपी टर्म की शुरुआत करी थी कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को एंट्रोपी में मेजर करते हैं। और एंट्रोपी से रिलेटेड मैंने सारे कैलकुलेशंस आपको बता दिए थे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है लाइक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक वगैरह वगैरह, इन सबका एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, और एक मास्टर फॉर्मूला भी आपको दे दिया था। उस पर एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन सब उसी टाइप के सिंपल है बेटा। अब थोड़ा चीजें को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा क्या चीज है इसमें अल्टीमेटली कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में, मींस कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी और कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर में, कोई अकेला एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो पूरी दुनिया की प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए 100% सक्सेसफुल हो। मतलब सारी प्रोसेस, कुछ प्रोसेस तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी से समझ में आ रही थी, और कुछ प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी जो है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर मींस एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से समझ में आ रही थी। इसी एंट्रोपी कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि यार जब एंट्रोपी टर्म बन ही गया और बड़ा स्पेशल टाइप का टर्म लग रहा है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि टोटल एंट्रोपी चेंज निकालते हैं यूनिवर्स का। अगर इस यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के होने से यूनिवर्स के एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है, टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल मतलब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज तो डिस्कस हो गया था, सराउंडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, लेट्स सी कि टोटल एंट्रोपी चेंज पे क्या फर्क पड़ता है। जरा बात करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। आप सबके सब हेडिंग देंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज आप पूरा लिख लो सही से। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज, नोट किया बेटा? कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। देखो, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कितना एंट्रोपी चेंज होगा, और कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल का मतलब प्रोसेस सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही है, तो अल्टीमेटली टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा। अब सीधे सीधे मैं रिवर्सिबल का कैलकुलेट करके बता देता हूं, इरिवर्सिबल का डायरेक्ट आंसर दे दूंगा क्योंकि उसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं दो केसेस लेके चल रहा हूं। केस वन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के होने से एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना आता है। टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जैसे देखो ये एक सिस्टम है हमारे पास, नॉर्मली हम सिस्टम यही यूज करते आए हैं, गैस सिलेंडर सिस्टम जो भी यूज करते हो, कोई भी सिस्टम है। इस सिस्टम में कुछ हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रही है बेटा जो है। इस प्रोसेस के होने से क्या हो रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्यू अमाउंट ऑफ हीट का एक्सचेंज हो रहा है। कोई एक डायरेक्शन मान लो, चलो सपोज सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट रिलीज कर दी, तो मैं मान लेता हूं कि सिस्टम से हीट जो है सराउंडिंग की तरफ बाहर निकल गई है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकल गई है। अब टेम्परेचर कितना होगा, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होती तो आपको पता है कि भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस अंदर सिस्टम का टेम्परेचर और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों सेम होना चाहिए। अरे तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बताए थे बेटा। ये थर्मल इक्विलिब्रियम नॉर्मल, क्योंकि हीट की बात आ रही तो मैं थर्मल की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल भी है, केमिकल भी है, सारे इक्विलिब्रियम मेंटेन है इसमें जो है। टोटल एंट्रोपी चेंज देखो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस टोटल
इट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, जो भी गैस सिस्टम है आपका पास, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, सराउंडिंग ये चीज है। अब डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है? डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बताता है? क्यू बाई टी, ये तो फॉर्मूला बताता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम में हीट लूज की तो माइनस हो जाएगा ना बेटा, माइनस क्यू बाई टी। अरे सिस्टम ने हीट रिलीज की तो माइनस से शो करूंगा मैं, माइनस क्यू बाई टी। साइन लेना पड़ेगा ना वहां पर, डायरेक्शन नहीं होता तो यहाँ पर फॉर्मूले में साइन लेना पड़ता है। और सराउंडिंग ने क्या किया बेटा कि वही अमाउंट ऑफ हीट गेन कर लिया जो सिस्टम ने लूज किया, सराउंडिंग ने गेन कर लिया। अरे ये सराउंडिंग का पार्ट है, दोनों चीज मिलकर हम टोटल यूनिवर्स बोलते हैं। तो सराउंडिंग ने वही हीट गेन कर लिया प्लस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कितना है? टी है। सो अल्टीमेटली देखो दोनों के दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, दोनों टर्म परफेक्टली कैंसिल हो गए, दोनों के दोनों इक्वल है ऑपोजिट साइड में। सो अल्टीमेटली टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आ गया? जीरो। ये बड़ा ही स्पेशल बात यहां से आ गई कि अगर इस दुनिया में कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो उससे जो है टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाता है। टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, जो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाता है। नोट डाउन कर लो बेटा इसको जल्दी से। पवन गुड इवनिंग, विजय गुड इवनिंग, सोनू मीन्स राम गुड इवनिंग, रोहित गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी बेटा। उद्यत गुड इवनिंग। डेल्टा से टोटल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इस बात को भी याद रखना कि कोई अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगी कैसे पहचानोगे? डेल्टा एस टोटल निकालोगे, अगर जीरो आ गया तो बोल दोगे रिवर्सिबल है, मींस दोनों डायरेक्शन में हो रही है। अब इसी का जो केस नंबर 2 है बेटा, इसी का जो केस नंबर 2 है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, आप अपने आप सोचने की कैसे किया है। अरे कुछ काम अपने आप भी तो किया करो। एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूं बस असाइनमेंट की फॉर्म में। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल का मतलब जो एक डायरेक्शन में आपकी स्पॉन्टेनियस है, जैसे जितनी नेचुरल प्रोसेस होती है वो सब एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है, मींस दे ऑल आर इरिवर्सिबल, वो सबके सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, एक डायरेक्शन में हो रही है, जहां भी हो रही है, यहां से यहां की तरफ जा रही है सपोज। सो इसके लिए टोटल एंट्रोपी चेंज मैंने बोला बेटा कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आप ढूंढना कहीं से, या नहीं भी ढूंढ तो कोई बात नहीं, बट डायरेक्ट याद रखो क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। रिवर्सिबल के लिए जीरो आता है, यस, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए आपको पता है टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मींस इसका मतलब है कि प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल है, मींस किसी एक डायरेक्शन में क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस हो रही है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दैट मींस इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, it is spontaneous, this is for spontaneous process, spontaneous पूरा लिख लेना भाई, spontaneous process, this is for spontaneous process। so ultimately देखो बेटा रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास, कि रिजल्ट ये आ गया कि दुनिया में तो सारी प्रोसेस यही होती है, इरिवर्सिबल होती है, सारी के सारी प्रोसेस, जितनी नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मींस नेचुरल प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट लगता है। टोटल का मतलब क्या हो गया? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मींस क्या हो गया? एक तरह से कहना चाहिए ये यूनिवर्स हो गया। टोटल का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का निकाल लिया, मींस हमने यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। तो नेचुरल प्रोसेस के होने से यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, नेचुरल प्रोसेस के होने से, फॉर नेचुरल प्रोसेसेस, फॉर नेचुरल प्रोसेसेस या नेचुरल प्रोसेस, इससे जो है अल्टीमेटली टोटल एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का कितना होता है? पॉजिटिव होता है। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। समझो इस चीज को जरा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है बेटा जो है कि इस यूनिवर्स में जो भी नेचुरल काम हो रहा है, इस दुनिया में जो भी काम हो रहा है, नेचुरल काम हो रहा है, उससे इस यूनिवर्स की एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ रहा है? इस यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, पॉजिटिव है। चेंज पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हो रही है, चेंज अगर नेगेटिव होता तो डिक्रीज करती। पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे, घंटा बाय घंटा, हर मिनट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
आपको याद है एनर्जी जो है सिस्टम पूरे यूनिवर्स की कंजर्व्ड है, हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था टोटल एनर्जी मींस यूनिवर्स का जो एनर्जी है कंजर्व्ड है, जब से यूनिवर्स बना है और जब तक रहेगा अल्टीमेटली एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है बेटा कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एक दूसरे से चीजें दूर भाग रही है, दूर भाग रही है, दूर भाग रही है। अरे एंट्रोपी का मतलब क्या है? डिसऑर्डर बढ़ना। हर चीज जो डिसऑर्डर होती जा रही है, डिसऑर्डर होती जा रही है, डिसऑर्डर होती जा रही है, रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। इस चीज का मतलब समझो बेटा, आप आए दिन न्यूज में सुनते हो कि ये जो ग्लेशियर थे अल्टीमेटली एक दूसरे से 1 इंच इतने साल में दूर हो गए, या 2 इंच दूर हो गए, या 5 इंच दूर हो गए। हर चीज इस दुनिया में एक दूसरे से दूर भाग रही है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, लेकिन एनर्जी उतनी ही है। और एंट्रोपी बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये एंट्रोपी अपने मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाएगी, और उस दिन ये पूरा का पूरा सिस्टम मींस यूनिवर्स जो है बर्स्ट कर जाएगा। सो इस यूनिवर्स का लास्ट दिन तो आना है, थर्मोडायनेमिक्स भी बोलता है। मैं साइंस की लैंग्वेज में बोल रहा हूं बेटा, जो है कि थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि यूनिवर्स जो है एक दिन बर्स्ट होगा जब एंट्रोपी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, चीजें जो है बहुत एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, अप्रोचेबल ही नहीं होंगी आपकी जो है। सो उस दिन ये यूनिवर्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब वो दिन अभी बहुत दूर है, उससे पहले पहले आप लोग को जेई और नीट का एग्जाम देना पड़ जाएगा। तो आपके लिए कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है कि सर हम जो है पढ़ाई लिखाई से छूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको काम करते रहना है। ये कहानी अभी साल 2 साल की नहीं है, पता नहीं इसमें कितने मिलियन से ट्रिलियंस ईयर्स और लगेंगे। ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात थी। तो इसी बात को आपको जो है सेकेंड लॉ की फॉर्म में यहां पर लिखना है। पहले यहां तक नोट किया बेटा सबने? ये सारी बातें नोट की सबने? नोट कर लो इसको सही से बेटा। और यहीं पर इसके नीचे अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, इसको यहां पर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ की क्वेश्चन ही है आपकी। सेकेंड लॉ लिखेंगे सबके संग यहां पर, सेकेंड लॉ लिखेंगे बेटा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is increasing day by day. Entropy of universe is increasing day by day. ये एंट्रोपी का लॉ कहते हैं इसको बेटा, और यह इसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। कोई पूछे कि एंट्रोपी का लॉ क्या है, तो एंट्रोपी इंक्रीज करिए डे बाय डे यूनिवर्स की। यह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करी। मतलब यही लॉ, यही इक्वेशन हमें बता रहा है कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। अरे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है इरिवर्सिबल प्रोसेस, मींस एक डायरेक्शन में होने को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जो दोनों डायरेक्शन में होती है ना बेटा, उसको ऐसा नहीं बोलते कि सर दोनों डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, नहीं, गलत। दोनों डायरेक्शन में जो होती है उसको रिवर्सिबल कहा जाता है। और रिवर्सिबल, नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती, आर्टिफिशियल प्रोसेस रिवर्सिबल हो, बात अलग रही है आपकी जो है। सो जितनी भी आपके नेचुरल प्रोसेस है वो सब वन डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। तो मींस किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का पता लगाना है, इस पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे कि भाई कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उससे क्या होना चाहिए, उस प्रोसेस से हम टोटल एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। और वो टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ गया तो हम बोल देंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर टोटल एंट्रोपी चेंज 0 आ गया कैलकुलेट होके, बताएंगे कि अभी कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब चीजें भी चल रही हैं अभी। तो अगर 0 आ गया उस रिएक्शन या उस प्रोसेस का, हमारे सिलेबस पर तो बेटा केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन है। कोई रिएक्शन दिया होगा, पूछेगा बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो होगा मींस वो बोलेगा कि चेक दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये ऑप्शन बना देगा। कुछ डेटा दिया होगा, बोलेगा ऑप्शन नंबर 1 इट इज स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन नंबर 2 इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन नंबर 3 इट मे और मे नॉट बी स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन नंबर 4 इट कांट बी स्पॉन्टेनियस एट एनी कॉस्ट। मतलब बकवास है, कुछ भी ऑप्शन बना दिया। हर चीज का वैसे कुछ मीनिंग होता है, समझो यहां पर क्या है। सो अगर डेल्टा से टोटल 0 आगे निकल के बेटा उस रिएक्शन का या प्रोसेस का, तो आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? आप बोल देंगे रिएक्शन कैसी है, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, आप ये कमेंट कर देंगे। ये मत बोलना कि दोनों डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरली एक डायरेक्शन में होना, उसको स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस, और आपको पता है बेटा जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो कुछ टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती हैं।
हालांकि अभी आपका इक्विलिब्रियम का टॉपिक नहीं हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पर समझाऊंगा कि जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद उस रिएक्शन में जितनी भी चीजें पार्टिसिपेट करी है, कंपाउंड्स या जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके अमाउंट जो है फिक्स हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। उस मोमेंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में छोड़ दो अभी क्या चीज होती है। उस मोमेंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो आप इसमें ये भी कमेंट कर सकते हैं बेटा कि दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। थोड़े टाइम के बाद ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड किसी एक डायरेक्शन में होती है बेटा, उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। सो दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ऐसे कमेंट करने को आते हैं, ये सारी चीजें लिख लो सही से, एक बार फिर से चाहे तो लिख लो ये सारी बातें जो है, ये चीजें, ये क्वेश्चन में सपोर्ट करेगा ऐसा। और अगर किसी को सॉल्व करते करते डेल्टा से टोटल जो है नेगेटिव आ गया, डेल्टा एस से टोटल नेगेटिव आ गया, तो ये तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो कंप्लीटली नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये तो हो ही नहीं रही, ना फॉरवर्ड जा रही है ना बैकवर्ड जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देंगे बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा बताने को आता ऑप्शन में कि भाई प्रेडिक्ट करो कि रिएक्शन के हालचाल क्या है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा, या रिएक्शन नहीं होगा, या फोर्थ ऑप्शन बकवास है कुछ भी ऑप्शन, ऐसा कुछ होता है। नोट कर लो बेटा, सही से नोट कर लो इसको, सारी बातों को। नोट किया बेटा? ओके। अच्छा, मैं अब बेटा एक दो स्टेटमेंट और लिखा देता हूं सेकंड लॉ के। जैसे फर्स्ट लॉ के भी तो आपको दो तीन स्टेटमेंट लिखवाए थे ना मैंने। एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बोला। ये तो एक सिंपल वे हो गया कि टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। सिंपल स्टेटमेंट यही है सेकंड लॉ का। लेकिन बेसिकली सेकंड लॉ ही आपको क्या बता रहा है? रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बता रहा है। मींस ये बता रहा है कि एनर्जी का फ्लो या हीट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा, एनर्जी कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगी, प्रोसीड होगी। कहने का मतलब ये है आपका। तो इसने क्या बताया बेटा कि इसने ये समझाया कि जो हीट है वो पूरी तरह से वर्क में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। जैसे मैं बता रहा था कि हीट वर्क में, वर्क हीट में ट्रांसफर हो जाए, फर्स्ट लॉ तो बोल के निकल गया। लेकिन सेकंड लॉ बता रहा है कि हीट का कंप्लीटली वर्क में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस तरीके से जो चीजें स्पॉन्टेनियस नहीं बन पाती हैं। कैलकुलेशन कर लेंगे कभी आगे जो क्वेश्चंस में। सो हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझो बेटा। इस दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा मोटर या मशीन या इंजन तैयार नहीं हुआ जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। आप समझते हो एफिशिएंसी क्या होती है? समझते हो एफिशिएंसी? अरे एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितना हीट आप दे रहे हो, जितना पेट्रोल दे रहे हो, अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा काम करके दे रहा है आपको। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। हमेशा जब एनर्जी का फ्लो होता है किसी एक डायरेक्शन में तो उसमें लॉसेस होते हैं। तो इंजन के केस में जब हम इंजन को हीट सप्लाई करते हैं, चाहे वो पेट्रोल की थ्रू सप्लाई करो, डीजल के थ्रू सप्लाई करो, कोल के थ्रू सप्लाई करो, सो कंप्लीटली हीट बेटा 100% हीट वर्क में ट्रांसफर नहीं हो पाती है। वर्क डिवाइडेड बाय हीट, इसी को बेटा क्या कहा जाता है? एफिशिएंसी बोलते हैं किसी भी इंजन की। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या है? 100% नहीं हो सकती। इस दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं बना, कुछ ना कुछ तो लॉसेस होंगे ही होंगे। आपकी जो घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, सो इलेक्ट्रिसिटी जितना सप्लाई हो रहा है एग्जैक्टली उतना यूज आपके घर के जितने अप्लायंसेस से नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं रास्ते में आते आते, चाहे वो एनर्जी का लॉस किसी भी फॉर्म में हो रहा, वो हमारा मैटर नहीं है। तो 100% कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। सो 100% एफिशिएंट इंजन इस दुनिया में आज तक कोई भी नहीं बना है। सो एक और स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट लिखेंगे सेकेंड लॉ का बेटा।
complete conversion of heat into work is not possible. Complete conversion of heat into work is not possible. और करके एक और स्टेटमेंट लिखो, और करके लिखो, और नेक्स्ट लाइन में और लिखो, फिर एक और स्टेटमेंट लिखो, एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, और देयर इज नो सच इंजन और मशीन, देयर इज नो सच इंजन और मशीन which is 100% efficient. 100% efficiency से बोल रहा, efficient. कोई भी इंजन 100% efficient नहीं होता. 100% efficient इंजन बन गया तो फिर तो बात ही क्या, दुनिया में लॉसेस खत्म हो जाएंगे. जितना चीज हम दे रहे हैं उतना चीज हमें मिल जा रहा है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सेकंड लॉ बता रहा है बेटा, हीट का पूरा तरह से वर्क में कन्वर्जन नहीं हो सकता है. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है, और एक दो स्टेटमेंट है, तो मैंने बेसिक कुछ आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवा दिए बेटा. ठीक है, सो ये थे हमारे सेकंड लॉ के स्टेटमेंट. अब हम इन पर जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं डेल्टा से टोटल निकालने का. क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा. देखो क्या होगा, क्वेश्चन समझना बेटा सबके सब. कोई रिएक्शन दी है, समथिंग ऐसी कुछ लिख देता हूं. आपको पता है मेरे लिए सबसे अच्छी रिएक्शन मुझे तो ऐसी लिखता लगता है. कुछ रिएक्शन है ऐसा. अब इस रिएक्शन का उन्होंने इंथैल्पी चेंज दिया है. डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन समथिंग समथिंग समथिंग. ठीक है, जूल किलो जूल जो भी दिया है. इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज भी दिया हुआ है समथिंग 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 जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन जैसे भी दिया है. अब पूछा है कि बताओ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. एंट्रोपी मेथड से बताना है. अभी एक और मेथड है इसका मतलब, एक और मेथड से स्पॉन्टेनिटी निकालना बताऊंगा, वो लास्ट का मेथड है. ये अभी एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो खाली सिस्टम इस रिएक्शन का एंट्रोपी देखकर नहीं पता चलता. अभी आपको पता है टोटल निकालना पड़ता है. टोटल है यूनिवर्स का, डेल्टा एस टोटल निकालना पड़ेगा. इस रिएक्शन के होने से यूनिवर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है. सो क्या करोगे, डेल्टा एस से टोटल निकालना स्टार्ट करोगे. देखो मैं कैसे इसका सोल्यूशन दे रहा हूं. क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया बेटा. क्वेश्चन है आपके पास, पूछा है कि प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. सिंपल सा क्वेश्चन है. बताओ कि स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, क्या करेगा, ऐसा कुछ बताना है इसमें. सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. पहली बार सराउंडिंग की बात आ रही, आपको याद हो जब चैप्टर की शुरुआत की थी तब मैंने सराउंडिंग टर्म यूज किया था. बीच में कहीं सराउंडिंग की कोई बात नहीं करी. अब हमारे पास सराउंडिंग से रिलेटेड कैलकुलेशन आ रहा है. पहली बार ऐसा हो रहा है. सिस्टम का मतलब क्या है, अरे सिस्टम का था रिएक्शन कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रही है. इसको रिएक्शन समझ लो एक तरीके से. सिस्टम का मतलब यहां पर केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन होगा आपका. तो रिएक्शन का डेल्टा एस वो तो दिया हुआ है भाई, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था. जो भी दिया होगा बेटा वैल्यू फिल कर लेना, यूनिट देख लेना. ठीक है, ये हो गया आपके पास. ऐसे जस्ट बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन दूंगा इसका मैं आपको. प्लस सराउंडिंग कैसे निकालोगे बेटे. अरे सराउंडिंग निकालने का तरीका यह है कि बेसिक फॉर्मूले से जाओ. आपको पता है डेल्टा एच का मतलब होता है हीट डिवाइडेड बाय टी. हीट को आप डेल्टा एच बोल सकते हो ना, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी. आपको ये मत पूछना सर हीट और डेल्टा एच क्या है, पूरा चैप्टर खत्म होना आ गया भाई जो. अरे डेल्टा एच जो है तो प्रॉपर साइन जो हीट होती है वो डेल्टा एच होता है. एक तरह से जब फॉर्मूले में यूज करते हैं तो डेल्टा एच ही लिखना चाहिए सही तरीके से. या तो क्यू लिख रहे हो तो फिर साइन भी तरीके से लिखना, या डेल्टा एच लिखो तो साइन अपने आप आ जाएगा. सो दिस इज डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी टेम्परेचर. ऐसे तो करेक्ट, ये तो लिख दिया हमने, ये तो हमें गिवन था क्वेश्चन में. इसका जो भी वैल्यू होगा वो यहां पर पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं. मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप जो. अब डेल्टा एच सराउंडिंग कितना होगा भाई. अरे डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा, ये वैसे ही छोड़ देता हूं ये वाला पार्ट. डेल्टा एच सराउंडिंग तो वही होगा ना जो सिस्टम का डेल्टा एच होगा. अरे सिस्टम ने जो हीट निकाला वो सराउंडिंग के पास गया. ये सिस्टम ने जो हीट लिया वो देने का काम कौन करेगा, सराउंडिंग. सारा लेना देना सिस्टम सराउंडिंग के बीच में तो हो रहा है. तो सराउंडिंग का डेल्टा एच का मतलब है कि सिस्टम के डेल्टा एच का उल्टा, साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक कोई गेन करेगा तो दूसरा उसको रिलीज कर रहा है. नेचुरल सी बात है.
तो इसका मतलब हो गया माइनस डेल्टा एच सिस्टम, माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नोट करो, नोट करते चलो, इसको नोट कर लो जल्दी से यहां तक। बस हो गई कहानी खत्म, हो गया कैलकुलेट जो है। और ये डेल्टा एच सिस्टम का मतलब रिएक्शन, रिएक्शन का डेल्टा एच ऊपर दिया था, देखो यहां पर दिया था ना, अरे डेल्टा एच रिएक्शन दिया तो था, ये दिया हुआ था आपके पास, ये रहा डेल्टा एच रिएक्शन दिया हुआ है यहां पर। तो ये जो डेल्टा एच रिएक्शन दिया वो यहां पर फिल कर देना बेटा, जो मैं आपको बता रहा था, बस खत्म होगी बात से। यहां पर फिल क्या कर दोगे, जो भी आपको डेल्टा एच रिएक्शन का दिया है फिल कर देना। साइन आगे से माइनस लगाने का मतलब है कि इसका साइन प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा कर देना उसको। टेम्परेचर वही जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, अरे वो टेम्परेचर रिएक्शन की होता है, वो टेम्परेचर एनवायरमेंट में सिस्टम का भी हम लेते हुए चलते बेटे, टेम्परेचर अलग नहीं लेते। हाँ अलग अलग बोला तो बात अलग है, नहीं तो एक ही टेम्परेचर दिया होगा क्वेश्चन में, उसी टेम्परेचर पे चीज सॉल्व करनी है। तो रिएक्शन का डेल्टा एच बाई टी साइन पलट देना यहाँ पर, और रिएक्शन का डेल्टा एच यहाँ पर है, इस तरीके से बेटा क्या करोगे, टोटल निकाल लेना। और ये टोटल अगर पॉजिटिव आ गया तो बोल देना रिएक्शन होगी, मींस स्पॉन्टेनियस है, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा से टोटल नेगेटिव आ गया तो बोल देना नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा एस अगर टोटल जीरो आ गया तो बोल देना इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अगली बात समझ में, वो आपको पहले लिखवा चुका हूं। सो बस इतना सा कैलकुलेशन करना है। चले एक एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक क्वेश्चन कर लो। एंट्रोपी के तरीके से किसी भी प्रोसेस या रिएक्शन का स्पॉन्टिनिटी कैसे चेक करते हैं, किसी भी रिएक्शन या किसी प्रोसेस का स्पॉन्टिनिटी कैसे चेक करते हैं। चलो ओके। हम्म, ये क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के लिए, शुरू हो जाओ। जैसे समझाया था वही क्वेश्चन है आपके पास, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है बेटा। एक रिएक्शन दिया है, इसने पूछा है पहले तो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का अलग से निकालो और फिर पता लगाओ कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। चलो शुरू हो जाओ। इस रिएक्शन का डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों दिया हुआ है, तो बताओ जरा पहले तो, ये रहा डेल्टा एच और ये रहा डेल्टा एस। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पहले निकाल के मुझे बताओ तो कितना आ रहा है भाई जरा। फिर आपको टोटल निकालना है, टोटल से पता चलेगा स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। कर दो इसको जल्दी से सॉल्व बेटा, कर दो सॉल्व कर दो भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नितिन, राम, धनुष, आलोक, ओम प्रकाश, उद्यत, रोहित, विजय, पवन। शुरू हो जाओ बेटा। और जिसके नाम ऊपर चैटिंग में चले गए कोई नहीं, मैं तो करंट देख रहा हूं जिसके नाम सामने आ रहे हैं, सबके सब बेटा गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिख रहा है ना भाई क्वेश्चन पे, साइड में हट जाऊं थोड़ा सा, देखो देखो देखो। NH4NO3 इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये मत सोचते कि सर ये रिएक्शन तो हमने पढ़ा है तो होगा, जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन पर रिएक्शन नहीं होती, यस रिएक्शन ऐसा भी होता है कुछ कंडीशन पे होती है कुछ कंडीशन पे नहीं होती है, सब रिएक्शन की अपनी अपनी कंडीशन। तो ये जो इसका डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये जो कंडीशंस दी, इन हालात में ये होगा या नहीं होगा पता लगाओ इसका बेटा। बोलो यस और नो।
हाँ, पहले तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज बताना ना आपको। एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कितना आ रहा है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इसके लिए कितना आ रहा है? अच्छा, गेमर हीरो का स्पॉन्टेनियस आ गया है और सोनू मिस राम का स्पॉन्टेनियस आ गया है। ओके, सराउंडिंग का नहीं बताया बेटा आप लोगों ने मुझे आंसर। एक बार सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं किया अलग से क्या? वो एक साथ कर दिया क्या सारा कुछ? सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज मुझे बता देते बेटा, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो टोटल करना बाकी रह गया है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कितना आ रहा है बेटा? कैसे करेंगे सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज? डेल्टा एस सराउंडिंग अभी तो बताया था पूरा का पूरा, फटाफट इसको लेके चलते हैं। इट इज द डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी, और डेल्टा एच सराउंडिंग को मैंने कहा था इसको लेके देना माइनस डेल्टा एच सिस्टम, सिस्टम के डेल्टा एच का उल्टा है ये। सिस्टम मतलब रिएक्शन डिवाइडेड बाई टी, और रिएक्शन का डेल्टा एच कितना दिया है? रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है प्लस 28.1, तो यहां पर रखेंगे हम माइनस 28.1। ये किलो जूल में, ये जूल में, पता नहीं तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा, सीधे आंसर निकाल लो। अरे देखा, ये किलो जूल और ये जूल है, ध्यान देना, जूल में लेके चलो इसको। सो ये हो जाएगा इंटू 10⁻3, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर जूल में लेके चलना है, डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी, टी 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 टी। अच्छा, टी नहीं दिया है, पूछा भी नहीं किसी ने। टी नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करो। इस चैप्टर में आपको पहले ही बता दिया था बेटा, 298 पे सॉल्व करोगे इसको, 298 केल्विन पर। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो 298 पे चीजें सॉल्व होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे चीजें सॉल्व होती हैं। तो यहां से देख लो कि कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट गेमर हीरो कह रहा है 92 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है बेटा, चलेगा। हाँ, ये कुछ मेरे ख्याल से वैसे ये आपके पास माइनस में आ रहा है, पहली बात तो ये माइनस में आएगा, वही माइनस दिख रहा है वहां से साइन जो है, ये माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस साइन जा रहा है, और ये 94 के अराउंड आंसर मैंने लिखा हुआ है बेटा इसका। 94, 94 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ ऐसे कुछ आएगा, इतना जूल पर केल्विन बोल रहा हूं मैं, माइनस 94.3 जूल अप्रोक्सीमेट। 90, 91, 92, 93 ये सारे आंसर करेक्ट हैं, चलेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं इतना। नितिन मैंने सॉल्व कर दिया बेटा, आप इसमें नहीं बोल सकते आपकी नहीं आ रहा है करके, साफ साफ दिख रहा है 298 जो है। इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो 300 ले लो, अप्रोक्सीमेट 300 ले लो, कोई बात नहीं बेटा, दिख रहा है वो मुझे ऑलमोस्ट इक्वल टाइप का टर्म है, ये 9 का फिगर यहां पर बनेगा इसमें। अब इससे टोटल निकाल दो भाई, अगर स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो टोटल निकाल लो। तो टोटल का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल, इसका मतलब होता है डेल्टा एस रिएक्शन का प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का। रिएक्शन का डेल्टा एस दिया है प्लस 108.7 जूल पर केल्विन, और सराउंडिंग का हमने निकाला माइनस 94.3। हाँ, तो ये तो दिख ही रहा है प्लस में आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का होता है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये चीज होगी। अब देखो बेटा, ये जब तरीका आया तो बड़ा अच्छा लगा साइंटिस्ट को, लेकिन साइंटिस्ट बोले यार कि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, हम पहली बार सराउंडिंग का यूज कर रहे हैं, मतलब सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग का डेटा भी चेक करना पड़ा है। बोले कोई ऐसा टर्म बनाओ जिसमें सिर्फ सिस्टम सिस्टम पर फोकस करें और ऑटोमेटिकली वो सराउंडिंग का कैलकुलेशन उसके अंदर हो जाए, और हमारा पता चल जाए कि भाई चीजें स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो एक नया टर्म बनाया गया। कैसे नया टर्म बनाया गया? जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे स्पॉन्टेनिटी के लिए, इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, सिस्टम के, सिस्टम का इंथैल्पी और सिस्टम का एंट्रोपी। अरे ये सिस्टम नहीं है तो टोटल है, ये टोटल है आपका। तो सिस्टम का इंथैल्पी चेंज और सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मिलाकर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी टर्म ने ये प्रेडिक्ट करके बता दिया कि भाई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। उसमें सिर्फ सिस्टम के डेटा यूज हुए थे, सिस्टम का डेल्टा एच और सिस्टम का डेल्टा एस,
यानी टोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। सो अब मैं उस मेथड को भी आपको बता रहा हूं बेटा। तो ये तो एक तरीका हो गया, आप क्वेश्चन एग्जाम में तो ऐसे भी कर सकते हो, या अब जो मेथड बताते जा रहा हूं बेटा उस तरीके से भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है, सो लेट्स गो फॉर द लास्ट आर्टिकल फॉर दिस चैप्टर बेटा। आप सबके सब हेडिंग देंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, ऑल इफ यू कीप दिस हेडिंग बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी, जी इसका सिंबल हो गया, सिंपल फर्स्ट लेटर इसका ले लिया है, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। जी, ये क्या चीज है? ये टर्म हमें बताता है कि भाई हमारी एनर्जी कितना अमाउंट यूजफुल वर्क में ट्रांसफर हो रहा है। अब मेरे मुंह से हमेशा हमारी निकलता है, मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि सिस्टम को दी जाने वाली ऐसी एनर्जी जो यूजफुल वर्क में ट्रांसफर हो रही है। अरे यूजफुल वर्क में ट्रांसफर होने वाली एनर्जी, उसी से तो प्रोसेस आगे कैरी होता है, उसी से तो इंजन आगे काम करता है, उसी से तो चीजें आगे स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो एक तरह से ये स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट कर रहा है ये आपका। तो थोड़ा सा अजीब सा टर्म है ये आपका, टर्म का भी डिटेल लेके चल रहे हैं, बस इसका थोड़ा सा एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे। बहुत अच्छा डेफिनेशन नहीं है इसका बेटा, लिखेंगे इसका डेफिनेशन सबके सब बेटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is converted into useful work, which is converted into useful work। आप इसका मतलब ये समझना बेटा कि ये एक ऐसा एनर्जी का अमाउंट है जिससे रिएक्शन या प्रोसेस आगे कैरी होता है, यानी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो पाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कन्वर्ट्स और दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। गिब्स साहब का नाम है, कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सारा कुछ फंडा दिया था बेटा। अब देखो गिब्स साहब ने जो है अल्टीमेटली इंथैल्पी और एंट्रोपी को मिलाकर अपना एक टर्म बनाया था। अब मैं वो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। फॉर्मूले का डायरेक्शन कहीं भी सिलेबस में नहीं है, कहीं भी नहीं है, आपको भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत साफ बात करता हूं क्लास में कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ कहाँ डायरेक्शन करने चाहिए। केमिस्ट्री में लोग बिना डेरिवेशन के आगे बढ़ जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। मैंने इस पूरे चैप्टर में बार बार आपको इंटीग्रेशन जबरदस्ती कराया बेटा। जो भले ही आप में से कुछ लोगों को जो नीट वगैरह के स्टूडेंट हो सकता है टफ लगाओ, मे बी 11th में जिन्होंने नहीं किया टफ लगाओ, लेकिन बेटा जरूरी होती है वो चीजें। हाँ, जहां जरूरी नहीं है ना, अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करो बेटा वहां पर। अगर कोई बोलता भी, क्योंकि जेई का सिलेबस उठा के देखो, उस सिलेबस से कभी भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते हैं। ये बड़ी खास बात है जेई और नीट की बेटा। जो है बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलता है, अरे वो कुछ भी सिलेबस लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यार। क्या बात कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर उनकी बोर्ड में होते हैं जो उसको तैयार करते हैं। वो फालतू में थोड़ी ना जो सिलेबस तैयार करके बैठे हुए हैं। सिलेबस डाउनलोड करो और उस सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। हाँ, उस सिलेबस को समझने की बात है, वो थोड़ा शॉर्ट में लिखा होता है। अब गिव्स फ्री एनर्जी को उन्होंने खाली फ्री एनर्जी लिखा होगा, वो फ्री एनर्जी किसने बताई थी? गिव्स साहब नहीं बताई थी। तो गिव्स फ्री एनर्जी का टर्म पूरा का पूरा यहां पर यूज हो जाएगा। देखो क्या रिलेशन होता है बेटा इसका, G इज इक्वल टू होता है H माइनस TS। अरे H इंथैल्पी है, T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है। ये सिस्टम की सारी बातें चली, सिस्टम का G, सिस्टम का H, सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम का एंट्रोपी। अब आप सभी को पता है कि भाई S नहीं निकाल सकते, डेल्टा S निकाल सकते हैं, H नहीं निकाल सकते, डेल्टा H निकाल सकते हैं। ऐसी गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकाल सकते क्योंकि अपने आप में कॉम्प्लेक्स टर्म में ये भी अगेन चेंज निकाला जा सकता है। ये भी स्टेट वेरिएबल है तो इसमें भी चेंज निकाला जा सकता है। तो हम चेंज के लिए दोनों साइड में डेल्टा ले लेते हैं, दोनों साइड में डेल्टा। सो डेल्टा ऑफ G, वैसे तो मैं D ले सकता हूं डिफरेंशिएशन से आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो जहां जहां हो सकता है मैं डेल्टा यूज कर लेता हूं। बट बेटा कहीं मजबूरी बन जाती है तो वहां पर मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ता है। अभी डेल्टा से काम बन जाएगा, कोई बात नहीं। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एंटायर राइट हैंड साइड TS। ठीक है ना, दोनों साइड का डेल्टा ले लिया, स्मॉल चेंज डिफरेंस ले लिया, चेंज ले लिया हमने, स्मॉल तो D होता है, थोड़ा चेंज ले लिया हमने। सो डेल्टा G इज इक्वल टू, अब डेल्टा को दोनों टर्म पे अप्लाई कर दो, ये इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा।
सही हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। ये टी इंटू एस है बेटा, डॉट करके लिख रहा हूं मैं, टी इंटू एस है ये आपका। अब हम देखो रिएक्शन जब होता है, कभी मैंने शायद पहले भी बोला था कि उस समय जो है ड्यूरेशन मींस ड्यूरिंग ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होता है। तो अल्टीमेटली टी कांस्टेंट है बेटा, तो टी जो है डेल्टा से बाहर आ जाएगा, इस पर डेल्टा का असर नहीं होगा। सो फॉर्मूला फाइनली बन जाता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले से हम रिएक्शन का या सिस्टम का डेल्टा जी निकालेंगे और अल्टीमेटली उसके बाद कमेंट करेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा कैसे? देखो डेल्टा जी किसके लिए? डेल्टा जी है सिस्टम का, ये है सिस्टम का, यहां कहीं सराउंडिंग की बात नहीं हो रही है। सिस्टम का मतलब क्या है? इसको क्या बोलते हैं आप? हमारे सिलेबस में तो रिएक्शन ही आती है तो हम रिएक्शन को सिस्टम बोलते हैं, बार बार बोलने की जो ऐसे जरूरत नहीं है। डेल्टा एच भी किसके लिए बेटा? सिस्टम के लिए। रिएक्शन का डेल्टा एच है, ये भी रिएक्शन का है, ये भी रिएक्शन का है, सारी चीजें रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शंस की बात हो रही है यहां पर, तो सराउंडिंग की कोई बात नहीं है। अब इन्होंने कैसे बताया, वो कैसे को मैं अभी नहीं बता रहा हूं, मैं पहले इसका रिजल्ट बता देता हूं, कंक्लूजन कंक्लूजन दे देता हूं कि कैसे आप सीधे क्या चेक करेंगे जिससे पता चल जाए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नहीं है। लेकिन वो कैसे आया मीन्स उसका जो छोटा सा डेरिवेशन पार्ट है वो बाद में करा देता हूं मैं, वो बाद में कराता हूं, देखता हूं टाइम बचता तो नहीं बचता, क्योंकि वो छोटा सा डेरिवेशन है, नहीं तो मैं आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दूंगा उसको। सो अभी फिलहाल मैं डेरिवेशन को थोड़ा होल्ड करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां पर कंक्लूजन लिख रहा हूं, उसका कंक्लूजन यहां पर लिखने जा रहा हूं बेटा, डायरेक्टली आई एम राइटिंग। बेटा यहां तक नोट हुआ है सबका? जरा नोट तो कर लो इसको, पता नहीं भैया नोट कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे हो? हाँ गेमर हीरो बेटा, तू डी लेके तूने किया, लिखा है इक्वेशन डी एच इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस, करेक्ट है बेटा, वही चीज है, मैंने डेल्टा करके लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, मैंने डेल्टा करके लिख दिया। इसको डी के फॉर्म में जो स्टूडेंट यूज करना चाहते हैं वो ऐसे यूज करते हैं, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस, वो ऐसे यूज करते हैं। डेल्टा की जगह डी यूज हो जाता है, आपको कई बार बोला है बेटा जी, दोनों एक ही जैसी क्वेश्चन, तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो। डी अगर आपको यूज करना है तो आप डी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। नोट हो गया यहां पर? अब मैं रिजल्ट लिखने चाह रहा हूं बेटा, रिजल्ट इसका कि कैसे स्पॉन्टेनिटी पता चलता है, सीधे सीधे देखो क्या होता है बेटा कि अगर ये वैल्यू ये फिल करेंगे हम रिएक्शन का और इससे डेल्टा जी निकालेंगे, अगर रिएक्शन का या सिस्टम का डेल्टा जी क्या आ गया, रिएक्शन या सिस्टम का डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, उल्टा है यहां पर, उल्टा है हाँ, डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन या प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, उल्टा होता है। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी सिस्टम का, सिर्फ सिस्टम का, नॉट टोटल, बार बार बोल रहा हूं भाई जी, बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीजों में। सिस्टम का अगर नेगेटिव आ गया तो वो स्पॉन्टेनियस है। इसमें तीन सिचुएशन बनेंगे ना, तीनों सिचुएशन की बात कर लेते हैं, तीन सिचुएशन बनेंगी यहां पर। ये तो हो गया एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर डेल्टा जी जीरो आ गया तो इसका मतलब जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है वो, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस मींस यू कैन से कि आफ्टर सम टाइम इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ऐसा कमेंट कर सकते हो, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा आगे के किसी चैप्टर में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी चिंता मत करो कि सर इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी खाली लिखना सीखो बेटा, चैप्टर थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ टर्म्स किसी और चैप्टर के यूज हो जाते हैं। और तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी इसमें, अगर डेल्टा जी क्या हो जाए भाई, पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इसमें सीधे कमेंट कर दोगे बेटा दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तीन सिचुएशन लिख लो बेटा जो, सीधे डेल्टा जी के तरीके से निकालेंगे, यहां पर जो सराउंडिंग की बातें नहीं करनी, बस रिएक्शन का डेल्टा एच और रिएक्शन का डेल्टा एस होना चाहिए, लिखा था ना फॉर्मूला अभी, सब चीज बस रिएक्शन की होनी चाहिए और किसी का होना ही चाहिए यहां पर, नोट करो जल्दी से।
इसका मतलब कुछ ना कुछ कहानी कहां जा रही है, डेल्टा एस टोटल के साथ इसका कुछ लिंक होगा, उल्टा लिंक होगा, तभी इसमें उल्टा बन रहा है। वही चीज है जो प्रूफ मैंने छोड़ा है। अच्छा, मैं सोचता हूं कि एक बार आप ट्राई करना, डेल्टा जी सिस्टम और डेल्टा एस से टोटल में का फॉर्मूला बन जाएगा, थोड़ा देखना, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है। तो ये डेल्टा जी सिस्टम और डेल्टा एस टोटल का ही आपस में कनेक्शन होता है। कनेक्शन लिख देता हूं मैं यहां पर, सीधे कनेक्शन लिख देता हूं, उसके बेस पे मैंने ये रिजल्ट लिखा है। देखो मैं कनेक्शन यहां पर लिख रहा हूं, कनेक्शन है क्या। एक्चुअली बेटा जो डेल्टा जी है ना सिस्टम का, डेल्टा जी सिस्टम, ये जो है माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, टी डेल्टा एस टोटल, ये होता है। मतलब गिफ्ट साहब ने कोई नई चीज नहीं बनाई थी। डेल्टा से टोटल को टी से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके जो टर्म बन रहा था, वो बाई चांस उनके डेल्टा जी के फॉर्मूले से मैच कर रहा था। और डेल्टा एस टोटल मैंने निकालना बताया था अभी आपको। अब आप ट्राई कर लेना, वो पक्का डेल्टा जी का फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस पूरे की जगह देखना डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आ रहा होगा। तो यहीं से हमने ये रिजल्ट लिया है। अरे आप बोलते हो ना डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है, तीन सिचुएशन हमने बनाई थी। पॉजिटिव है तो हमने बोला था स्पॉन्टेनियस, तो नेचुरल सी बात है डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव या पॉजिटिव में आगे नेगेटिव लग गया तो डेल्टा जी नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस लिख दिया मैंने। वही चीज है, जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये भी क्या कर सकता है, मतलब बस साइन पलट जाएगा क्योंकि इसमें आगे से इन्होंने बट नेगेटिव लगा हुआ होता है बस। तो या तो डेल्टा से टोटल टेक्निक से आप निकालना है स्पॉन्टेनिटी, या डेल्टा जी टेक्निक से। मेरा तो कहना है डेल्टा जी टेक्निक ही याद रखो, कोई ऐसी बात नहीं, बट याद तो वैसे दोनों रखना चाहिए। डेल्टा जी टेक्निक सीधे सीधे सिस्टम को डील करती है, बस बस इतना देख लेना कि ये नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि हम लोग को आदत क्या होती है कि कोई चीज पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बेटा। तो ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है दोनों के बीच में, डेल्टा जी सिस्टम और डेल्टा से टोटल के बीच का ये रिलेशन है बेटा। इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा रिएक्शन का। जैसे एक तो अभी क्वेश्चन जो आपने पहले किया था ना, उसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें टोटल निकालना था, टोटल निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सिस्टम का डेल्टा एच और सिस्टम का डेल्टा एस रखेंगे बस, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सिस्टम का डेल्टा एच और सिस्टम का डेल्टा एस रखेंगे, ये था आपके पास जो फॉर्मूला बताया था अभी आपको, ये सिस्टम का सारी चीजें सिस्टम की चलेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। डेल्टा जी के तरीके से आपको आंसर बता देना है। तो चले इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। चलो गिब्स फ्री एनर्जी के मेथड से आप इसका पता लगाओ कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लो क्या क्या निकालना है इसमें बेटा। रिएक्शन का डेल्टा एच और रिएक्शन का डेल्टा एस दिया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपको बताना कि बताओ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, मतलब इसने कैसे लिखा है, प्रेडिक्ट इट इज पॉसिबल और नॉट टू रिड्यूस एमजीओ। अरे रिडक्शन समझते हो ना, एक ही चीज है, जो रिएक्शन हो रही है उसको वो रिडक्शन वाली प्रोसेस है। कार्बन इसका क्या करा, रिडक्शन करा रहा है, यानी कहने का मतलब है आपको ये बताना है सीधे सीधे कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ये रिडक्शन वाला प्रोसेस है, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ये इसका डेल्टा एच दिया हुआ है और ये इसका डेल्टा एस दिया हुआ है। यूनिट देख लेना, देखो ये किलो जूल है और ये जूल है। अरे दोनों को जूल में रखना है या दोनों को किलो जूल में रखना, सही तरीके से लेके चलना भाई। पता लगाओ जरा स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, और फिर उसके आगे इसने कुछ पूछा, अगर नहीं है तो बताओ कब ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं होगा करके, बट लेट्स चेक, चेक करो इसको, चेक करो जरा जल्दी से, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है।
गौरव बेटा ट्राई करो, थोड़ा एंडिंग पे चल रहा है बेटा ये टॉपिक। अच्छा, ये राम का आंसर आ गया नॉट स्पॉन्टेनियस। हाँ राम बेटा, तू तो ऐसे तुक्का लगाता है ना, तूने ये देखा होगा कि आगे पूछ दिया इसने कि नहीं है तो क्या होगा, ऐसा मत बोलना बेटा। चेक कर लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑनेस्टली चेक करो बेटा उसको। डेल्टा जी कितना आ रहा है रिएक्शन का, मुझे ये बताओ, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा, ये नॉट से कंफ्यूज नहीं होता, ये एक बार आपको बताया था, स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड है तो सारी चीजें स्टैंडर्ड चलेंगी, नॉट नहीं लगा तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो सेम ही रहते हैं। तो कितना कितना दिया है भाई, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज रिएक्शन क्या दिया है, प्लस 491.18 किलो जूल है। किलो जूल है तो इसको तो भाई जूल में कन्वर्ट करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से टी डेल्टा एस। अब देखो इसमें फिर से बेटा टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तो जब टेम्परेचर नहीं दिया तो कितना लेके चलोगे, आपको क्या बताया, 298 पे चेक करते हैं। जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होता तो हम उस क्वेश्चन को, उस प्रोसेस को 298 नॉर्मल टेम्परेचर पे चेक करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये नहीं कि सर ने कहा था कि किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं आ गया तो 298 अज्यूम करना। एंथैल्पी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए बेटा, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है रिएक्शन का तो आप उसको रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में से 298 केल्विन पर सॉल्व करोगे। ये मैं बहुत बार आपको बोल रहा हूं। तो इसमें टेम्परेचर 298 पे चेक करना है, इसका मतलब हमें 298 केल्विन इंटू इसका डेल्टा एस कितना दिया है, 197.67। अच्छा, ये आप लोग की हालत खराब हो जाएगी मल्टीप्लाई करने में, थोड़ा अप्रोक्सीमेट 300 ले लो तो थोड़ा सा वैसे फर्क बहुत पड़ जाता है बेटा, आंसर गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। एक जस्ट एक जनरल आइडिया लग जा रहा होगा इसमें। तो ये कितना बन रहा है आपका, 1000 से मल्टीप्लाई कर 491180, यानी ये बन रहा है आपका 491,000 में जा रहा है, ये आपके पास 4,91,000 में जा रहा है। और इसको अगर मैं 300 भी मानू, 36, और उसको मैं 200 मानू, ऐसे देखो आइडिया लगा रहा हूं मैं, 300 और इसको मैं अप्रोक्सीमेट 200 मानू, 1 2 3 4 6, ये तो 60,000 में जाएगा, तो ये तो पक्का पॉजिटिव आएगा भाई जी। हाँ ये तो पॉजिटिव आने वाला है, ग्रेटर देन 0 आने वाला है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अरे जल्दी करना होता है वहां तो एक्यूरेट क्यों करना है, एक्यूरेट तब करते हैं जब ये दोनों चीजें बहुत क्लोज हो जाती हैं। साफ साफ दिख रहा है, इसको राउंड फिगर में 300 लो, इसको राउंड फिगर में 200 लो, तब भी इतना बन पा रहा है आपका। तो ये इतना छोटा है इसके साथ, तो पॉजिटिव वैल्यू बहुत बड़ी है। तो डेल्टा जी टोटल जो है, सॉरी डेल्टा जी सिस्टम का पॉजिटिव आ रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी बेटा, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ गौरव बेटा आप क्या पूछे, सीईटी का भी लेते हो क्या सर आप? बेटा देखो मैं स्पेशल जेई और नीट पे टारगेट करता हूँ, उसके साथ साथ सारे एग्जाम्स जो है आपके कवर हो जाते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर लेवल तक चले जाते हैं पढ़ते, लेकिन स्टार्टिंग जो बेसिक से करते हैं, तो चिंता मत करो, सारे लेवल उसमें हो जाते हैं। तो सीईटी कोई अलग चीज नहीं है बेटा, एक तरह से जो है थोड़ा जेई मीन का ही भाई है, भाई बंधु ही समझ लो उसको जो है। तो आप ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं आएगा बेटा आपको। अब पूछा है किस टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगी, तो भाई कैसे बताओगे अब? देखो जस्ट स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, जस्ट स्पॉन्टेनियस होने के लिए, वैसे तो एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस बनने के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, ये चीज नेगेटिव होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हो कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये कह सकते हो। या चलो इस टर्म को उठा के इस साइड में ले जाते हैं, अगर आपको थोड़ा इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है तो आप ऐसे सीधे कर सकते हो।
इसका होता है डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, ऐसा कुछ होना चाहिए। अरे इधर चले गया तो प्लस हो गया ना। आप इजिकल टू मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इक्वेशन कर रहा हूं मैं, तो हमें ये टी बताना है, तो टी कितना होना चाहिए, इसको यहां से डिवाइड कर दो फिर से वापस जो है। तो इसका मतलब जो है कि आपका जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है वो किससे बड़ा होना चाहिए, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। जस्ट जैसे बड़ा हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होना शुरू हो जाएगा। ये तरीका होता है चेक करने का। तो डायरेक्टली अगर याद रखना है, अगर इनइक्वालिटी में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ लो कि जस्ट पहले जीरो होना चाहिए, जीरो से जैसे छोटा होगा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, तो हम जीरो पे भी सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, फटाफट रखना एग्जाम में। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। ये टेम्परेचर निकाल लो, बोलना कि इससे ज्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो देख लो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का वैल्यू कितना बन रहा है, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का वैल्यू कितना बन रहा है इसके लिए बेटा, जो है वो टेम्परेचर निकाल लो आप जो। अरे इतना तो कर लो भाई, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का वैल्यू कितना बन रहा है इसमें, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच जूल में दिया था 491180, जूल में रख रहा हूं, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, डेल्टा एस था 197 पॉइंट समथिंग समथिंग, थोड़ा अप्रोक्सीमेट देख लो, उससे ऑप्शन में तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेट जो है 200 एज्यूम कर लेना, उससे आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो टेम्परेचर थोड़ा सा उससे बड़ा होना चाहिए बस, समझ गए, कि टी जो है इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। सो मैंने जो आंसर लिखा हुआ है मैं बता देता हूं बेटा, कि ये आपका सॉल्व करके आ रहा है अप्रोक्सीमेट 2484.8 केल्विन। मतलब इस टेम्परेचर पे से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर, ये एक्चुअल जीरो पे सॉल्व करके दिखा है मैंने, इससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो अल्टीमेटली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। यहां पर मैंने एक साथ दो क्वेश्चंस करा दिए, पहले तो ये चेक किया कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस टेम्परेचर पे होगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टी जो है जस्ट इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा ये डेल्टा जी कैलकुलेशन से रिलेटेड एक पॉइंट और सुन लो बेटा, जस्ट एक पॉइंट और सुन लो, तो डेल्टा जी कैलकुलेशन से रिलेटेड एक पॉइंट और सुन लो जरा। एक तो मैंने डेल्टा जी निकालने का तरीका यह बताया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तरीका हो गया, इससे स्पॉन्टेनिटी चेक कर ली। एक और तरीका बेटा, देखो डेल्टा जी किसी रिएक्शन के अगर निकालना हो, रिएक्शन की बात भी चल रही वैसे तो जनरली, रिएक्शन का डेल्टा जी आप पूरे उस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे आपने रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालना सीखा था। क्या दो तरीके थे, एक तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का मास्टर फॉर्मूला सबसे पहले क्या बताया था, प्रोडक्ट साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन मींस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, याद है सब कुछ है। सो ऐसे गिब्स फ्री एनर्जी में निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट साइड का टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन देखना है, इंथैल्पी की जगह यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट माइनस क्या करना है, टोटल रिएक्टेंट साइड का जितना भी गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है माइनस कर देना इससे, माइनस रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा जी में भी चल सकता है, फॉर्मेशन डेल्टा जी माइनस फॉर्मेशन डेल्टा जी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इस तरीके से भी किसी रिएक्शन का डेल्टा जी निकाला जा सकता है। वो डिपेंड करेगा, ऐसा डेटा दिया होना चाहिए, ऐसा डेटा दिया होना चाहिए। और क्या कर सकते हो, एक और बात, किसी रिएक्शन का डेल्टा जी आप हैस लॉ अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, हैस लॉ। अरे डेल्टा एच रिएक्शन के लिए हैस लॉ बताया था आपको कि दो तीन रिएक्शंस दिए, उनको प्लस माइनस करके किसी रिएक्शन का डेल्टा एच बनाया था। तो ऐसे दो तीन रिएक्शंस दिए, एक रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 3 है, इनके डेल्टा जी दिए हुए, डेल्टा जी 1, डेल्टा जी 2, डेल्टा जी 3। तो इनको किसी तरीके से प्लस माइनस करके मेन रिएक्शन को बनाना है। तो जो काम आप रिएक्शन के साथ करोगे वही काम डेल्टा जी के साथ, डेल्टा जी के साथ, डेल्टा जी के साथ करते हुए चलना बेटा, जैसे डेल्टा एच वाले क्वेश्चंस में किया था, सेम वही क्वेश्चन है आपका जो है।
सो इस तरीके से भी रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल सकते हो। तो बेटा ये तीनों में से कोई भी तरीके से क्वेश्चन दिया हो सकता है। चलो एक और क्वेश्चन इस पे करा देता हूं, मैं आपको करा देता हूं, मैं पहले नोट कर लो, ये सारी बातें नोट की फॉर्म में लिख लो। नोट नोट डेल्टा जी निकालने के टोटल 3 तरीके हैं हमारे पास, ये 3 तरीके। पहला तरीका तो हो गया, रिपीट करना लिख कर लो। दूसरा तरीका ये फॉर्मूला लगा के, तीसरा तरीका हेस लॉ लगा के रिएक्शन का डेल्टा जी यू कैन कैलकुलेट। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स आल्सो, बाय फॉलोइंग मेथड्स आल्सो, फॉलोइंग मेथड्स आल्सो। इस पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, फॉर्मेशन वाले पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं। नोट हो गया है सबका? चलो इसको सॉल्व करो जरा। ये एक रिएक्शन दिया आपको, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि आपको जो है दूसरा मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें सबके गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन दिए हुए हैं। अरे जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही बेटा गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स का, और ये भी एलिमेंट का जीरो होता है। जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट का क्या बोला था हमने, नेचुरल एलिमेंट का जीरो, ऐसे ही डेल्टा जी नेचुरल एलिमेंट का जीरो होता है। सही, आपके पास कंपाउंड है, उनका डेल्टा जी फॉर्मेशन दिया हुआ है। कंपाउंड मैंने सेकंड लाइन में थोड़ा ढंग से नहीं लिखे, ये SiH4 है, ये SiO2 है, ये H2O है। और O2 का कितना होगा, O2 का तो जीरो हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है। कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन और प्रेडिक्ट करो कि ये स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, प्रेडिक्ट इट्स स्पॉन्टेनिटी। तो वो तो डेल्टा जी से पता चल जाएगा, डेल्टा जी निगेटिव आ रहा तो होगी या नहीं तो नहीं होगी। बताओ, सॉल्व करो जरा इसको। ये सारी चीजें पर मोल होती हैं, ये भी लिखा भी है पर मोल। जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर मोल, तो जो भी बैलेंसिंग मोल चल रहे हैं, जैसे ये बैलेंसिंग मोल 2 है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसका तो 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टोटल माइनस रिएक्टेंट टोटल। देखो रिएक्शन का डेल्टा जी कितना आ रहा है, पता लगाओ जरा से इसको बेटा, रिएक्शन का डेल्टा जी कितना बन रहा है। और राम का आंसर आ गया स्पॉन्टेनियस, और इसने आंसर बताया -1313। लेट मी चेक दी आंसर बेटा, कितना आंसर है भाई इसका। एब्सोल्युटली राइट बेटा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो बेटा। -1313 -1314 के अराउंड इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो डेल्टा जी निगेटिव आ गया स्पॉन्टेनियस। तो ये भी एक तरीका था डेल्टा जी निकालने का। जिनको नहीं समझ में आया मैं पूरा बता देता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइट माइनस टोटल डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। आप मोटा मोटा सीधे याद करो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में कौन कौन है भाई, प्रोडक्ट में SiO2 एंड H2O, ये दो चीजें। ये सिलिका बोलते हैं बेटा इसको, सिलिका, SiO2 मीन सिलिका, और ये तो वाटर है, सबको पता ही है।
तो इसका मतलब हो गया कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका लेके चलना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन SiO2 का, डेल्टा जी, जी लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, डेल्टा जी फॉर्मेशन SiO2 का प्लस डेल्टा जी फॉर्मेशन किसका, वाटर का, लेकिन वो पर मोल दिया होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 2। ये तो हो गया टोटल प्रोडक्ट, माइनस से टोटल रिएक्टेंट, माइनस से टोटल रिएक्टेंट, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या था भाई, रिएक्टेंट में O2 तो लेंगे नहीं, खाली SiH छोड़ लेंगे, तो डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ SiH4, बस O2 का 0 हो जाएगा। बस इनका वैल्यू फिल कर दो बेटा, कुछ भी तो नहीं है इसमें, खाली वैल्यू फिल करना है इसमें, आपको वैल्यू फिल कर दो इसमें। जैसे SiO2 का वैल्यू कितना दिया था, -805, अरे यूनिट सबके सेम है ना, हाँ सब लास्ट में लिखा है किलो जूल पर मोल, मतलब सबका सेम होगा। और वाटर का कितना है, वाटर का -228, -228.6 इंटू 2, ठीक है। माइनस SiH4 का प्लस में दिया, आगे से माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा भाई, ये माइनस है 52.3। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करके आपका, अरे प्लस माइनस से तो करना है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, अप्रोक्सीमेट -13-14 या 13 के अराउंड आ रहा है, इतना जूल बन रहा है इस रिएक्शन का डेल्टा जी, रिएक्शन का डेल्टा जी इतना जूल है, किलो जूल है, आई थिंक किलो जूल में दिया था, सॉरी किलो जूल बन जाएगा। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कमेंट कर दोगे बेटा, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। सो ये है बेटा जो डेल्टा जी निकालने के तरीके और स्पॉन्टेनिटी चेक करने के तरीके। इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमारा क्या होता है, कंक्लूड होता है। चैप्टर काफी बड़ा था, ऑब्वियस सी बात है, बट हमने ट्राई किया कि जितने भी टॉपिक थे बेटा सब पे कुछ क्वेश्चंस हो जाए। देखो क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन तो होती नहीं ना बेटा, मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट देता हूँ, और प्रैक्टिस असाइनमेंट में आप में से कुछ लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है उनको अल्टीमेटली। दिसंबर का कोर्स बेटा पब्लिश कर दिया, आपको मैंने ग्रुप में भी इंडिकेट किया था, मैसेज डाला हुआ है। सो दिसंबर का कोर्स परचेस कर लो पहले। जितने नए स्टूडेंट आए बेटा उन सबको मैं बता दूं कि कोर्स बहुत महंगा नहीं है, वो 1 रुपीज पर मंथ का कोर्स है बेटा, सिर्फ 1 रुपये पर मंथ का कोर्स भी आपसे वो अल्टीमेटली परचेज करके उससे आप प्रैक्टिस असाइनमेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, बड़ी दुख की बात है भाई जो। तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे बेटा अच्छी बात नहीं है, वो अपने ही करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको क्लास में आके क्या फायदा मिलेगा बेटा, प्रैक्टिस तो होना बहुत जरूरी होता है। कुछ ही बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो जैसे अभी भी जो है कुछ बच्चे रेस्पॉन्स देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बेटा जो है। सो रेस्पॉन्स तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। आपको कुछ मैंने बुक्स भी बताई हैं, वो बुक्स भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलो, जैसे ओपी टंडन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एन अवस्थी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट भी सॉल्व कर लिया। आज ये थर्मो का लास्ट प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको मिला है और चैप्टर भी कंक्लूड हो चुका है बेटा। और कल की क्लास से हमारी ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग हो जाएगी। मिस स्टार्टिंग पहला चैप्टर हम करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ऑर्गेनिक। आई होप कि आप सबके सब उसमें प्रेजेंट रहेंगे बेटा। अच्छा बेटा आप सब के सब बेटा बाकी अपने जो फ्रेंड्स है उनको भी एक बार बता दो, मैं आपको 1-2 बार पहले भी बोल रहा हूँ बेटा कि कम से कम जो है क्लास में उनका प्रेजेंस रहना चाहिए। उनको एटलीस्ट ये बता तो दो कि यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, सर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ बेटा, तो एटलीस्ट ये चीजों को थोड़ा स्प्रेड करो कि भाई आप भी आओ क्लास में। क्लास में जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे बेटा, जितने ज्यादा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होगा बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना बेटा, कोई पूछेगा सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे होता है, आप भी बीच बीच में बोलते रहते हो। हाँ कुछ लोग तो बिल्कुल बकवास बातें बोलते हैं, उनका तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन जो टॉपिक से रिलेटेड बोलता है तो मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ बेटा। तो टॉपिक से रिलेटेड बात करते रहो बीच बीच में, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे क्लास में ना बेटा, सो तो कंपटीशन का एनवायरनमेंट उतना बढ़ जाएगा आपका। आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। जैसे अभी कोई फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है, कोई स्लो कैलकुलेशन कर रहा है, तो फिर आपका मन करता है मैं और फास्ट कैलकुलेशन करूं। ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है बेटा। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब किसी से हमें जो नफरत नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, हेट नहीं करना है किसी को। मेन चीज है कॉम्पिटिटिव
जो कहते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव फील आपके अंदर आना चाहिए कि हमें एक कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करना है। सो जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे बेटा क्लास में, उतना मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी बहुत अच्छा लगेगा। सो ट्राई करो बेटा कि आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में है, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, उनको भी बोलो क्लास में इन्वॉल्व होने के लिए, और उन सबको कन्वे कर दो कि टेलीग्राम ग्रुप बनाए मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और आपके जो जो डाउट्स हैं बेटा, वो डाउट्स मुझे ना सैटरडे या बेटर होगा बेटा संडे के डे टाइम में भेज देना। कुछ बच्चों ने डाउट्स मुझे कल भेजे थे बेटा, सो बेटर होता है बेटा संडे के डे टाइम में भेज दिया करो, क्योंकि चैटिंग जो अल्टीमेटली बहुत ऊपर चली जाती है, वो सारे डाउट्स पता नहीं चलते किसने पूछा था बेटा। तो संडे को सब के सब जो है 3 बजे तक मुझे अपने डाउट्स दे देना। कल की क्लास में हम जो ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग करेंगे। आप में से कोई कुछ बोलना चाह रहा हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बेटा, कोई भी कुछ बोलना चाह रहा है तो। और भाई हाँ, आपके जो टेस्ट का स्कोर है बेटा, वो भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किए हैं। टेस्ट स्कोर मैंने आपको कल की क्लास में बोला था, शायद बीच में माइक वगैरह भी मेरे ख्याल से बंद हो जाता। कल की क्लास की बात थी, कब की बात थी बेटा? टेस्ट स्कोर को इम्प्रूव करो अपना। नेगेटिव में जो स्कोर जा रहा है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ट्राई करो कि जितना पॉजिटिव स्कोर है, एटलीस्ट पॉजिटिव को नेगेटिव मत बनने दो बेटा। वो सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। आपको प्रैक्टिस का तरीका बताया था ना मैंने कल या परसों की क्लास में, कि डेली के डेली क्या करना है, 4 या 5 चैप्टर्स सेलेक्ट करने हैं, उनके 5-5 क्वेश्चंस या 6-6 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। 30 क्वेश्चंस का एक लॉट बना लो। 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, 30 क्वेश्चंस मैथ्स में, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स में। ये डेली के डेली प्रैक्टिस करनी, 1 आवर 1 आवर 1 आवर की। बाकी जो प्रैक्टिस है वो तो जैसे चैप्टर जो चल रहा है उसका बल्क में प्रैक्टिस होने का अलग चीज है। जैसे थर्मो चल रहा है, तो थर्मो का अल्टीमेटली आपने बल्क में प्रैक्टिस करना है। जो भी बुक या असाइनमेंट देता हूं वो तो पूरा करना है। उसके अलावा डेली के डेली बेटा ये टाइम निकालो कि 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस हमें सॉल्व जरूर करने बेटा। पावर ऑफ 30 क्वेश्चंस बहुत बड़ा होता है, आप समझो जरा। 30 तीनों सब्जेक्ट में सॉल्व करोगे, अराउंड 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आप डेली करो। और अगर 300 डेज तक आपने कंटिन्यूस रखा, जो खासकर 11th के स्टूडेंट है, 12th वाले भी कंडीशन कर सकते हैं बेटा अभी, क्योंकि अभी टाइम बहुत ऐसा नहीं है। आपका जेई का अभी एग्जाम शेड्यूल नहीं आया, या नीट का एग्जाम शेड्यूल नहीं आया आपका जो है, अभी काफी टाइम है आपके पास। जो भी 2-3-4 महीने बचे हैं आराम से हो सकता है बेटा। तो डेली के डेली अगर आप 30 क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट में करते हुए चलोगे, 90 क्वेश्चंस बेटा, जरा सोचो कि कितना बड़ा पावर बन जाता है ये। जिसने पूरा 1 साल तक 300 डेज तक भी ये प्रैक्टिस कर ली, उसके सामने कोई भी पेपर नहीं टिकेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। 90 को 300 से मल्टीप्लाई करके देखो तो जरा, 27,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, और बल्क की प्रैक्टिस अलग रही। इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके कौन से एग्जाम बचा है बेटा कि जो क्वालिफाई नहीं हो पाए? सब इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। सो ठीक है बेटा। राम बेटा ऐसे मैं नहीं बताऊंगा कि इसके हाईएस्ट मार्क है, इसलिए मैंने क्या किया था कि आप सबको मेल करा दिया था। अच्छा नहीं लगता बेटा कि ऐसे किसी के मार्क्स यहाँ पर बोले जाए, और मुझे ये ध्यान भी नहीं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं। शायद शाश्वत के कितने 60 या 52 समथिंग है, और नहीं उससे ज्यादा एक नीट में बच्ची है, कोई बच्ची है बच्चा है, कोई गुरप्रीत है क्या है बेटा, उसके शायद मेरे ख्याल से 50 अबव मार्क्स हैं। तो मैं 50 अबव मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो मतलब है, काफी बच्चे हैं जो 50 अबव लेवल आए हैं। और राम बेटा आपका तो यही हुआ कि मुझे लगता है कि नेगेटिव में बहुत ज्यादा स्कोर गया, इस वजह से आपका स्कोर काफी डाउन हुआ था। मैं देख रहा था आपका कॉपी बेटा, नेगेटिव में काफी स्कोर गया, तो उसको अवॉइड करो बेटा जो है, ठीक है। तो चलो आज का क्लास बेटा कंक्लूड करते हैं। कल की क्लास में हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।